हाय एवरीवन। साल में जब भी 31 दिसंबर आती है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है, तो एक सवाल हमेशा उठ के आता है। वो ये होता है कि क्या जीएसटीआर 9C की फाइलिंग पे उसकी डिलेड फाइलिंग के ऊपर क्या लेट फीस लगेगी। अब आप लोग मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि उस वक्त तो ये सवाल उठ के आता है, चलो ठीक है, क्योंकि वो 9 की ड्यू डेट है। आज अचानक ये डिस्कशन कहाँ से शुरू हो गया? जब भी ये सवाल दिसंबर के अंदर उठ के आता है तो हमारे पास डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर जीएसटीआर 9C के ऊपर लेट फीस नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी जजमेंट या कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन नहीं होता जिसको दिखा के हम हमारे इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर पाएं। तो रिसेंटली इस रिगार्डिंग ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है जो टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ लेके आया है और जो आपके जीएसटीआर 9C के अंदर लेट फीस के केसेस के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। ये जजमेंट बड़ा जजमेंट इसलिए है क्योंकि ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक पेटिशन नहीं, दो पेटिशन नहीं, 5 नहीं, इन टोटल 7 पेटिशन को एक साथ डिस्पोज ऑफ किया है। उनके अंदर साथ में जजमेंट पास करके पेटिशनर्स को रिलीफ प्रोवाइड की है। तो हम इन लीगल इंटरप्रिटेशंस में जाने से पहले, जजमेंट के अंदर जाने से पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि एक्चुअली इशू क्या है। तो इशू ये आता है कि जो सेक्शन 44 है जीएसटी एक्ट का, वो बोथ जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि आपको जीएसटीआर 9 के साथ साथ एक जीएसटीआर 9C भी फाइल करनी होगी। और जो जीएसटी पोर्टल है, जब आप जीएसटीआर 9 डिलेड फाइल करते हैं तब तो वो लेट फीस उठाता है, लेकिन जब आप जीएसटीआर 9C डिलेड फाइल करते हैं तब वो कोई भी लेट फीस नहीं उठाता। तो ऐसे केस के अंदर टैक्स पेयर्स के दिमाग में सवाल आना लाजमी है कि क्या जीएसटीआर 9C के ऊपर भी लेट फीस लगेगी क्या? क्योंकि इस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ये स्टैंड लेता है कि हम आपकी एनुअल रिटर्न फाइल तभी मानेंगे जब आपकी जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों फाइल्ड होगी। और अगर आपकी जीएसटीआर 9 टाइम पे भी फाइल हो रही है और आपकी जीएसटीआर 9C डिलेड फाइल हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर आपकी जब जीएसटीआर 9C फाइल हुई, हम तब तक की डेट की लेट फीस आपसे चार्ज करेंगे। इसी रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से रिसेंटली बहुत सारे शोकॉज नोटिस भी इशू किए गए, जिसके अंदर जीएसटीआर 9C की डिलेड फाइलिंग के रिगार्डिंग लेट फीस भी डिमांड की गई और लोगों को बहुत लार्ज अमाउंट्स के नोटिस रिसीव हुए जिनके अंदर वो उनसे लेट फीस की डिमांड कर रहे हैं। तो जब आपको इशू के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल गई है तो हम अब डिस्कस करते हैं कि जजमेंट क्या है, और जजमेंट के साथ साथ हम जो नेसेसरी लीगल प्रोविजंस है जीएसटी एक्ट के उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिसके बेसिस पे आप अपने जीएसटीआर 9C के केसेस को फाइट कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन इस जजमेंट के अंदर भी नहीं किया गया है। तो इस प्रेजेंट केस के अंदर अनीशिया चंद्रकांत और 6 और पेटिशनर्स ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के पास जाते हैं और रिट फाइल करते हैं, ये कहते हुए कि जो डिपार्टमेंट है, जो रिस्पोंडेंट्स है, वो उनसे जीएसटीआर 9C की फाइलिंग की डेट तक को एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट मानते हुए उनसे लेट फीस चार्ज कर रहा है। तो इस प्रेजेंट केस के अंदर जो पेटिशनर है उन्होंने अपनी जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों ही डिलेड फाइल की होती है 3 फाइनेंशियल ईयर्स की, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20। वो अपनी जीएसटीआर जो 9 है वो तो कुछ जीएसटीआर 9 2020 के अंदर फाइल कर देते हैं और कुछ 2021 के अंदर फाइल कर देते हैं, और उसके ऊपर जो भी लेट फीस बनती है और ड्यूली वो पे कर देते हैं। लेकिन उनकी जो जीएसटीआर 9C होती है वो जाके 2022 के अंदर फाइल करते हैं और उसके ऊपर डिपार्टमेंट उनसे लेट फीस डिमांड करता है कि आप हमें जीएसटीआर 9C की फाइलिंग की डेट तक की लेट फीस पे कीजिए, और लगभग वो 3 लाख रुपए का उनसे लेट फीस डिमांड की जाती है। और डिपार्टमेंट ये लेट फीस डिमांड करने के लिए जीएसटी एक्ट के सेक्शन 47 की रेफरेंस देता है। तो हम ये देखते हैं कि पेटिशनर ने अपने इस मैटर को डिफेंड करने के लिए अपना पहला आर्ग्यूमेंट क्या रखा। तो पेटिशनर ने अपना पहला आर्ग्यूमेंट ये रखा कि अगर आप सेक्शन 47 देखेंगे, सेक्शन 47 बात करता है कि आपके ऊपर लेट फीस लेवी की जाएगी अगर आप अपनी जीएसटीआर डिलेड फाइल करते हैं। जो 47 का सबसेक्शन 2 है वो बात करता है कि जो आपकी एनुअल रिटर्न है इन सेक्शन 44, अगर आप उसे डिलेड फाइल करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस लेवी की जाएगी। तो यहाँ पे अब सवाल उठ के आता है कि क्या आपकी जीएसटीआर 9C रिटर्न है या कुछ और है। तो जब आप सेक्शन 44 देखेंगे जो बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में, वो बोलता है कि आपको एक तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और उसके साथ साथ एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना है जो रिकंसाइल करेगा जो आपकी ऑडिटेड बुक्स है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है, और उसके साथ आपकी जीएसटीआर 9 को, और उसके अंदर अगर कुछ डिफरेंसेस है तो उन्हें वो रिकंसाइल करेगा। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आपकी एनुअल रिटर्न कौन सी है। एनुअल रिटर्न क्या सिर्फ आपकी जीएसटीआर 9 है या जीएसटीआर 9 और 9C दोनों है?
तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपकी GSTR 9 है वो आपकी एनुअल रिटर्न बनती है सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग में, और जो GSTR 9C है वो मेयरली एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, वो आपकी एनुअल रिटर्न नहीं है। तो इस ग्राउंड को पेटिशनर ने अपना पहला आर्ग्यूमेंट बनाया कि हमने सिर्फ जो एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिले किए थे उसके ऊपर हमने लेट फीस पे कर दी है, और जो हमारा ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है उसके अंदर जो फाइल करने में डिलेज हुए हैं उसके ऊपर हमसे लेट फीस की डिमांड नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा ग्राउंड पेटिशनर ने अपने इस मैटर को डिफेंड करने के लिए बनाया वो एमनेस्टी स्कीम को बेस बनाते हुए बनाया। अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट रिसेंटली एक एमनेस्टी स्कीम लेके आई थी GSTR 9 और 9C से फाइलिंग के रिगार्डिंग, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि अगर आपने 17-18 से लेके 21-22 तक की अपनी GSTR 9-9C नहीं फाइल की है तो उसे आप अब फाइल कर सकते हैं। 1 अप्रैल 23 से लेके लगभग वो शायद अगस्त 23 तक थी, आप इस पीरियड के अंदर अपनी GSTR 9-9C फाइल कर दीजिए इन 4 सालों की, और आपकी जो लेट फीस होगी उसकी अपर कैप उन्होंने 10,000 रुपये कर दी थी। तो इस एमनेस्टी स्कीम को बेस बनाते हुए पेटिशनर ने ये बात कही कि हमने तो हमारी जो GSTR 9C थी वो 2022 के अंदर ही फाइल कर दी थी। ये डेट तो जो एमनेस्टी स्कीम जिस डेट से जिस डेट तक का बेनिफिट दे रही है, मतलब 1 अप्रैल 23 से भी पहले की डेट है, जो 22 की डेट है वो 1 अप्रैल 23 से भी पहले की डेट है। तो गवर्नमेंट 1 अप्रैल 23 के बाद वालों को तो बेनिफिट दे रही है कि आप 1 अप्रैल 23 के बाद फाइल करोगे तो आपकी लेट फीस 10,000 तक कैप हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने उससे पहले भी फाइल कर दी तो उन्हें ये बेनिफिट क्यों नहीं एक्सटेंड किया जा रहा। तो दूसरा ग्राउंड उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को बनाया, इस एमनेस्टी स्कीम को अपना आर्ग्यूमेंट बनाया। पेटिशनर के इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो रिस्पोंडेंट की लर्नेड काउंसिल है, डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्नेड काउंसिल थी, उनके द्वारा भी इन आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली डिफेंड किया गया, और जिन्हें भी हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल को अगर हम भी इस मैटर के ऊपर कोई लिटिगेशन में जाएं तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो सेक्शन 44 था उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया 2021 के अराउंड, और उससे पहले जो ये सेक्शन था वो ये चीज़ कहता था कि जो GSTR 9 और GSTR 9C है उन्हें साथ में फाइल करना है। तो अगर आप इन दोनों रिटर्न्स को अगर आपको साथ में फाइल करना है तो ऐसे केस के अंदर आपकी एनुअल रिटर्न तभी फाइल मानी जाएगी जब आपकी GSTR 9 और GSTR 9C दोनों फाइल हो जाएगी। तो ऐसे के अंदर जब डिपार्टमेंट ये कंटेंशन दे रहा है कि GSTR 9C फाइल होने के बाद ही हम आपकी एनुअल रिटर्न फाइल मानेंगे, तो वो कहीं पे भी गलत नहीं है। दूसरा, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के आर्गुमेंट को इस तरह से डिफेंड किया कि एमनेस्टी स्कीम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लाई गई थी कि अगर आप इस पीरियड के अंदर 1 अप्रैल 23 से लेके अगस्त 23 तक अगर अपनी रिटर्न फाइल करते हो 9-9C, तो उसी केसेस के अंदर आपको जो लेट फीस है उसके अंदर रिडक्शन किया गया था, उसे कैप किया गया था। तो उसके अलावा अगर आप किसी पीरियड में आपने फाइल की तो उस चीज़ को एमनेस्टी स्कीम कवर नहीं करती थी। तो इन दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स को पेटिशनर के बहुत ब्यूटीफुली रिस्पोंडेंट ने काउंटर किया। तो बोथ पेटिशनर और रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशंस देती है इस मैटर के अंदर। वो बताती है कि 1 अगस्त 21 के बाद से जो रूल 44 है उसके अंदर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट लाए गए। तो कोर्ट एग्जामिन करती है कि 1 अगस्त से पहले के क्या प्रोविजन थे और उसके बाद 1 अगस्त 2021 के बाद प्रोविजन के अंदर क्या चेंज आए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेजर चेंजेस आए वो ये आए। तो जो सेक्शन 44 प्रायर अमेंडमेंट था वो बोलता था कि आपको अलोंग विद एनुअल रिटर्न एक तो एनुअल रिकॉर्ड्स देने हैं ऑडिटेड, और उसके साथ साथ एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देना है। और उसके साथ कोर्ट ने डिस्कस किया कि जो सेक्शन 35 था वो क्या बोलता था, जिसके अंदर की ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने उसके साथ साथ रूल 80 को भी डिस्कस किया। इसके बाद कोर्ट जो सेक्शन 44 पोस्ट अमेंडमेंट है उसे डिस्कस करती है, और उसके अंदर कोर्ट ऑब्जर्व करती है, ये सेक्शन बोलता है कि आपकी एनुअल रिटर्न के साथ एक स्टेटमेंट अकम्पनी कर सकता है मे ए कंपनी जो रिकंसाइल करेगा जो आपकी ऑडिटेड बुक्स है और जो आपकी एनुअल रिटर्न्स के अंदर जो आपका डेटा गया है उन दोनों को रिकंसाइल करेगा, और उसकी डिस्क्रिपेंसीज में कोई भी अगर आ रहा है तो उसके रीजंस फर्निश करेगा। इस पूरे डिस्कशन के बाद, पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स के बाद, रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स के बाद, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद, कोर्ट अपना सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन देती है कि अगर आप जीएसटी पोर्टल पे देखेंगे तो जीएसटी पोर्टल GSTR 9C के लिए लेट फीस कंप्यूट नहीं करता। अगर आप बाकी रिटर्न्स देखेंगे, GSTR 9 देखेंगे, GSTR 3B देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, 5A देखेंगे, 6, 7, ये सब रिटर्न्स आप देखेंगे तो पोर्टल अपने आप इनके लिए लेट फीस कंप्यूट करता है, लेकिन GSTR 9C के लिए कंप्यूट नहीं करता। तो इससे भी एक इंटरप्रिटेशन आता है
तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे कोर्ट सेक्शन 44 को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि अगर कोई GSTR 9C विदाउट 9C के फाइल की गई है तो उस रिटर्न को आप डेफिसिट जरूर बोल सकते हो कि उस रिटर्न के अंदर कुछ कमी है, तो उसके ऊपर आप जनरल पेनल्टी जरूर लगा सकते हो सेक्शन 125 की, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी एनुअल रिटर्न डिलेड फाइल हुई है। आपकी एनुअल रिटर्न तो विद इन ड्यू टाइम फाइल हुई थी, आप इसके ऊपर लेट फीस नहीं ले सकते। अगर आपको कोई जनरल पेनल्टी लगानी है तो आप इसके ऊपर जनरल पेनल्टी लगा सकते हो। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने पेटिशनर के एमनेस्टी स्कीम वाले आर्ग्यूमेंट को भी ध्यान में रखा और उसके बेसिस पे बोला कि अगर गवर्नमेंट 1 अप्रैल 23 के बाद वाले केसेस के अंदर अपनी जो लेट फीस है उसे वेव कर सकती है, तो उसके पुराने वाले केसेस के अंदर किसी ने अगर फाइल कर दी अपनी GSTR 9C तो उनकी लेट फीस को क्यों नहीं कम किया जा सकता। ये जजमेंट ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का GSTR 9C की लेट फीस से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है सभी के सभी टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि अब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक केस लॉ को भी सपोर्ट के अंदर रख पाएंगे जो आपका केस इवन मोर स्ट्रॉन्ग करेगा। तो जब आपको केस लॉ समझ आ गया है और सेक्शन 44 सेक्शन 47 इन दोनों का इन डेप्थ एनालिसिस समझ आ गया है, तो हम डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा और क्या ग्राउंड यूज कर सकते हैं हम इन फ्यूचर GSTR 9C की लेट फीस के मैटर्स को डिफेंड करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे GSTR 9 फॉर्म देखेंगे तो वो फॉर्म स्पेसिफिकली एक लेट फीस को इंक्लूड करता है फॉर्म के अंदर ही। एक सेटल्ड प्रिंसिपल होता है कि अगर आपको जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट का कोई लॉ बनाने के पीछे का इंटेंट समझना है, इंटरप्रिटेशन समझना है, तो वो आप जो फॉर्म्स इशू किए गए हैं उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है। तो अगर आप GSTR 9 देखेंगे आपको लेट फीस का सेक्शन मिलेगा, लेकिन जब आप GSTR 9C देखेंगे तो आपको कहीं पे भी लेट फीस का सेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आपके GST पोर्टल के ऊपर टिल डेट कोई भी लेट फीस का प्रोविजन नहीं डाला हुआ, ऑटोमेटिक लेट फीस आपकी कंप्यूट नहीं होती GSTR 9C डिलेड फाइल होने के बाद भी। तो अगर गवर्नमेंट को GSTR 9C के ऊपर लेट फीस कलेक्ट करनी है तो उन्हें एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ लानी होगी, GSTR 9C के अंदर ये बात उन्हें इंक्लूड करनी होगी, उसके बाद ही वो इसके ऊपर लेट फीस लेके आ सकते हैं। अगर आप अभी मान लीजिए लेट फीस पे भी कर देते हैं GSTR 9C की डिपार्टमेंट के नोटिस के बेसिस पे, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आती है और पोर्टल इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करता है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि पोर्टल सबकी सब कैलकुलेशंस अपने आप करके आपसे दोबारा लेट फीस की डिमांड करे और वो उस वक्त आपको काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इस चीज़ से भी अवेयर रहें और आप इस आर्ग्यूमेंट को भी यूज़ करें कि जो GSTR 9C का फॉर्म है उसके अंदर ऑलरेडी कोई भी लेट फीस का सेक्शन इंक्लूडेड नहीं है, जबकि GSTR 9 के अंदर है, और ये भी एक इंटरप्रिटेशन का बेसिस बन जाता है। तो आई होप आपको हमारे आज के इस डिस्कशन के बाद GSTR 9C से लेट फीस के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी आई होगी। आप अपने पुराने लेट फीस के मैटर को डिफेंड कर पाएंगे और इन फ्यूचर जब आप कोई भी ऐसी फाइलिंग कर पा रहे हैं जो आपकी डिले हो रही है किसी भी रीजन से, तो आप मोर कॉन्फिडेंटली वो रिटर्न्स अपनी फाइल कर पाएंगे। तो आई होप आपको इस पूरे डिस्कशन से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।